ओके, सो लेट्स बिगिन बाय रिवाइजिंग। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सर्कुलर टर्निंग्स ऑन रोड। जब रोड पर टर्निंग होती है तो पॉसिबिलिटी होती है कि हमारी गाड़ी स्लिप हो जाए, है ना? तो स्लिप ना हो इसके लिए क्या करते हैं हम? इसके लिए या तो हम फ्रिक्शन अच्छा बढ़ाना चाहते हैं, या तो हम रोड को बैंक कर देना चाहते हैं, या हम फ्रिक्शन भी रखना चाहते हैं और बैंकिंग दोनों साथ कर देना चाहते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं सारी चीज़ों को कि हम स्पीड लिमिट का बोर्ड कैसे वहाँ पे लगाएंगे, है ना? तो मान लो पहली सिचुएशन है जब केवल और केवल फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये इसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू यानी कि पायलट व्यू, हेलीकॉप्टर से देख रहे अपन गाड़ी ऐसे टर्न ले रही है, रोड है ये, इस पर गाड़ी टर्न ले रही है, लेट्स से उसकी स्पीड वी है ना? तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सच दैट कि ये आराम से टर्न हो जाए विदाउट गेटिंग स्लिप। ठीक है भाई, तो हमने इसका साइड व्यू बनाया। तो साइड व्यू मतलब इन टू द प्लेन ऐसे व्हीकल जा रहा है, ये एक इसका टायर है, दूसरा टायर ये है, तीसरे और चौथे टायर इनके पीछे छुप गए तो वो हमें दिख नहीं रहे होंगे, है ना? ये गाड़ी के पीछे का व्यू है, यहाँ पे ऐसे नंबर प्लेट लगी हुई है। ठीक है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा सेंटर की तरफ। क्यों लगेगा सेंटर की तरफ? क्योंकि सेंटर की तरफ कुछ ना कोई तो फोर्स है जो उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। वो फ्रिक्शन फोर्स ही हो सकता है और कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लग रहा है सरफेस से। तो नॉर्मल बैलेंस हो रहा होगा एम से। तो नॉर्मल इज गेटिंग बैलेंस बाय एम एंड फ्रिक्शन इज द रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन को इक्वेट कर दिया हमने एम वी स्क्वायर बाय आर से। ठीक है, अब लिमिटिंग केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? म्यू इंटू एन। उससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता, यानी कि उससे ज़्यादा अगर स्पीड हो गई तो गाड़ी को फ्रिक्शन नहीं मिलेगा और गाड़ी स्लिप हो जाएगी। तो हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्पीड निकाल दी कि सेफ टर्निंग के लिए मैक्सिमम स्पीड में कितने पे जा सकता है व्हीकल। तो सॉल्व किया तो वो वी मैक्स की वैल्यू आ गई रूट म्यू जी आर। ठीक है, तो म्यू कैलकुलेट कर लेंगे किसी तरीके से, जी 10 के करीब होता है। रेडियस ऑफ द टर्न कैलकुलेट कर लेंगे, तो वहाँ से हम सेफ स्पीड बता पाएंगे। तो जो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया कि अगर म्यू 0.5 है, ग्रेविटी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, और रेडियस जिसमें वो टर्न ले रहा है उसका रेडियस 20 है, तो लगभग सेफ स्पीड आती है 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इससे ज़्यादा की स्पीड से चल गया अगर वो, तो फ्रिक्शन इनसफिशियंट हो जाएगा और स्लिप हो जाएगी गाड़ी। ठीक है, तो जो हाईवेज़ होते हैं बहुत बड़े बड़े, जहाँ पे टर्निंग होती है, तो वहाँ केवल फ्रिक्शन के भरोसे रहना तो बेवकूफ़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर केवल फ्रिक्शन के भरोसे हमने डिज़ाइन कर दी रोड की से हाईएस्ट स्पीड को कि कितनी स्पीड से जाना चाहिए गाड़ी को, और बारिश वारिश हो गई कभी, तो बारिश हो गई तो फ्रिक्शन कम हो जाता अचानक से। तो मान लो सपोज़ हमने तो गर्मियों के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया था 0.5, लेकिन बारिश के टाइम तो हो गया ये 0.2, तो सेफ स्पीड और कम हो गई। तो अब बोर्ड तो 10 का लग चुका है वहाँ पे, तो लोगों ने अगर 10 की स्पीड से गाड़ी निकाल दी तो स्लिप हो जाएगी। तो ऐसे चीज़ें ना हो, ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो, इसी वजह से बैंकिंग भी कर दी जाती है। बैंकिंग यानी कि एक साइड से रोड को उठा दिया जाता है ना? और क्लियरली इस तरफ उठाएंगे, ऐसी टर्न हो रही है रोड, तो अगर अपोजिट उठा दिया तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना? नॉर्मल तो अपोज कर देगा फिर सर्कुलर मोशन को। तो अगर मान लो सपोज ऐसा टर्न है तो ऐसे ही उठेगी गाड़ी, ऐसे ही उठेगी अपनी रोड, अदर वे राउंड ऐसे नहीं उठेगी ना। ऐसा टर्न है और ऐसे ही उठा दिया अगर हमने तो मतलब उल्टा पड़ जाएगा काम। तो मतलब कुल मिला के जिस तरफ सेंटर है सर्कल का, उसके अवे वाले साइड से ऊंची उठती है रोड। ठीक है, ऐसे याद रखना है, और ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो ये टॉप व्यू देखा है इसका, स्पीड इसकी वी है, यही हमें कैलकुलेट करनी कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है। एंड इन दिस केस देयर इज़ नो फ्रिक्शन। ऐसा होगा नहीं कभी, लेकिन मान लेते हैं चलो कि वर्स्ट केस में देयर इज़ नो फ्रिक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन अब इस इंक्लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो डायरेक्शन टॉप से देख रहे हैं साइड से ही ऐसा दिखेगा।
तो नॉर्मल को रिजॉल्व कर लिया हमने दो कंपोनेंट्स में। जो सेंटर की तरफ है दैट इज़ एन साइन थीटा, और ऊपर की तरफ है वर्टिकल डायरेक्शन में एन कॉस थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एन कॉस थीटा बैलेंस करेगा एम जी को। सो एम जी इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा। और सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एन साइन थीटा होगा। सो एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एन तो हमने ऐसे ही सवाल में माना है, मतलब सिचुएशन में नॉर्मल की वैल्यू से हम मुक्ति चाहते हैं, तो नॉर्मल यहाँ से उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई अंडर रूट जी आर साइन थीटा, अंडर रूट जी आर टेन थीटा। तो इतनी स्पीड पे चलेगा तो ही सेफ टर्न मिलेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा पे चल गया तो नीचे स्लिप हो जाएगा, और सॉरी इससे ज़्यादा पे चल गया तो ऊपर स्लिप मार जाएगा, और कम पे चल गया तो नीचे स्लिप मार जाएगा, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। तो एग्जैक्टली इतनी स्पीड पे चलना पड़ेगा इसको, तो इसलिए ऐसा लिखा है। अच्छा, प्रैक्टिकली फ्रिक्शन होता है तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा स्पीड होती है तो फ्रिक्शन एडजस्ट करके सेट हो जाता है। जैसे कि तीसरी सिचुएशन, दिस इज़ द फाइनल अल्टीमेट प्रैक्टिकल सिचुएशन, कि कुछ फ्रिक्शन भी है और कुछ बैंकिंग की वजह से नॉर्मल भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में, है ना। लेकिन जो डिज़ाइनिंग होती है रोड की असलियत में, वो केवल बैंकिंग को मान के की जाती है। क्यों बैंकिंग को मान के की जाती है? क्योंकि फ्रिक्शन फ्लक्चुएट करता है ओवर द ईयर। कभी फ्रिक्शन बहुत कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हमने फ्रिक्शन को मैक्सिमम लेके अगर उसको कैलकुलेट कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में फ्रिक्शन भी होता है। तो अब इस सिचुएशन में क्या डिफरेंस आएगा? नॉर्मल के साथ साथ अब फ्रिक्शन भी होगा। ठीक है, फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है अगर बहुत ज़्यादा बहुत कम स्पीड हो जाए तो। लेकिन अभी मान के चल रहे हैं अपन कि बहुत ज़्यादा स्पीड है, ये बाहर स्लिप होना चाहती है। ऐसे वर्ज पे पहुंच चुकी है ये गाड़ी कि इसके टायर्स बाहर स्लिप होना चाहते हैं, तो टेंडेंसी टू मूव बाहर साइड, तो इस वजह से फ्रिक्शन नीचे लग रहा है। ठीक है, ठीक है। और किस साइड रिजॉल्व करना है हमें? हमें इस साइड रिजॉल्व करना है, क्योंकि यही सेंटर का तरफ है, सेंटर का डायरेक्शन है। तो नॉर्मल को रिजॉल्व कर लेंगे और फ्रिक्शन को रिजॉल्व कर लेंगे। लिमिटिंग केस में अपन ऐसा केस मान रहे हैं कि वो मैक्सिमम स्पीड में जा रही है गाड़ी, तो लिमिटिंग केस में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? म्यू एन। तो इसलिए फ्रिक्शन को म्यू एन मान के रिजॉल्व कर लिया। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, सो एन कॉस थीटा विल बी बैलेंसिंग म्यू एन साइन थीटा एंड एम जी। तो इक्वेशन यहाँ से आ गई। ठीक है, और जो नेट फोर्सेस आए हैं सेंटर की तरफ, एन साइन थीटा एंड म्यू एन कॉस थीटा, दोज फोर्सेस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसलिए उनके सम को एम वी स्क्वायर बाय आर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एन को हमें एलिमिनेट करना है, तो एन यहाँ से उठा लिया और इधर सब्सटीट्यूट कर दिया। तो यहाँ से उठा के सब्सटीट्यूट किया तो फिर अगेन v की फाइनली ये वैल्यू आ गई, जी आर म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा का अंडर रूट। ये सेफ स्पीड, मतलब मैक्सिमम इतनी स्पीड हो सकती है, इससे कम से ही जा सकती है गाड़ी। ठीक है, अच्छा इस केस में दोनों केसेस कंसीडर हुए हैं। थर्ड केस में पहले और दूसरे केस कंसीडर हुए। जैसे पहला केस क्या था? व्हेन देयर वाज नो बैंकिंग। नो बैंकिंग का मतलब कि देयर वाज नो इंक्लिनेशन ऑफ दैट इंक्लाइन प्लेन, है ना, थीटा वाज ज़ीरो। तो इस इक्वेशन में अगर अपन थीटा ज़ीरो सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी ये वाली चीज़ ज़ीरो और ये वाली चीज़ ज़ीरो, टेन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो क्या बचेगा? जी आर म्यू और डिवाइडेड बाय वन, तो म्यू जी आर बचेगा जो पहली सिचुएशन में आया था। और दूसरी सिचुएशन में जब देयर वाज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं था, इसका मतलब कि म्यू ज़ीरो था, तो म्यू ज़ीरो रखेंगे अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो ये वाली चीज़ ज़ीरो होगी और ये वाली चीज़ ज़ीरो होगी। तब क्या बचेगा? जी आर इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन, तो जी आर इंटू टेन थीटा का अंडर रूट। तो यहाँ से जस्टिफाइड देख भी सकते हैं अपन जस्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ ये जो केस है ये दोनों केसेस को कंटेन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा जब एरोप्लेन हवा में होता है और उसको टर्न लेना होता है, तो अब हवा में तो कोई रोड है नहीं, है ना, तो फ्रिक्शन बहुत अच्छा मिल नहीं पाता उसे। तब वो क्या करे, ऐसा क्या करे कि वो टर्न मिल जाए उसे? तो वो टिल्ट होता है ना, एरोप्लेन्स गेट टिल्टेड। कि लेट्स से ये एरोप्लेन का मैं साइड व्यू बना रहा हूँ,
है ना, ऐसा एरोप्लेन है, ठीक है। तो सीधे जा रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, टिल्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर वो टिल्ट, उसको गोल गोल घूमना है, टर्न लेना है अगर, तो वो टिल्ट हो जाता है। तो उसके जो विंग्स हैं वो लेट से थीटा एंगल से टिल्ट हो गए, ठीक है। तो उस थीटा का एक्सप्रेशन भी हम यहीं से दे पाएंगे। फ्रिक्शन तो है नहीं कुछ, तो इसका मतलब बैंकिंग टाइप हो रहा है वो। तो जो बैंकिंग हो रही है, बैंकिंग का इंक्लिनेशन एंगल है, वो सेम एक्सप्रेशन से दे पाएंगे। सिमिलरली जो बाइकर्स होते हैं, जब सर्कुलर टर्न आता है तो वो टिल्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं टिल्ट? मान लो सपोज सर्कुलर टर्न नहीं है तो वो ऐसे जा रहे हैं, उनका टायर बना रहा हूँ जस्ट में, और सर्कुलर टर्न पे आए तो वो टिल्ट हो गए। ये टायर उनकी बाइक का टिल्ट हो गया। कार क्यों नहीं टिल्ट हो पाती? क्योंकि कार के 4 टायर होते हैं, टिल्ट होंगे तो 2 टायर उठ जाएंगे आसमान में, है ना। तो बाइक टिल्ट हो सकती है लेकिन साइकिल टिल्ट हो सकती है। तो जब अनटिल्टेड थी तब नॉर्मल कहाँ लग रहा था? तब तो एकदम ऐसा ऊपर लग रहा था। तो सेंट, क्योंकि अभी गोल घूमने ही नहीं था तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं चाहिए था। तो अगर फोर्स चाहिए यानी कि सर्कुलर मोशन में घूमना है और हमने गाड़ी को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया साइकिल को, तो उसका एक कंपोनेंट आ जाएगा, दैट इज़ एन वॉट एवर दिस इज, दिस एंगल इज थीटा, सो एन साइन थीटा आ गया इधर, और ये एन कॉस थीटा। तो ये एन साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है सेंट्रीपिटल एसिलेशन कराने के लिए। तो तुम देखना कि अगर तुम कहीं साइकिल चला रहे हो और तुम्हें टर्न लेना है, तो तुमने अगर थोड़े से झुक के टर्न लिया उस साइड तो आराम से टर्न ले पाओगे, ठीक है। ये हो गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मान लो सपोज वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है, ये मैंने वॉशिंग मशीन का ड्रायर बना दिया, उसमें कपड़े डालते हैं और वो निचुड़ जाते हैं पूरी तरीके से। इनफैक्ट कॉटन क्लॉथ ऐसा निकलता है उसमें से बाहर, तो ऐसा महसूस होता है कि लगभग सूख ही गए, बहुत ही कम पानी बचता है उसमें। तो उसका मैकेनिज़्म क्या है? उसका मैकेनिज़्म है कि मान लो सपोज़ हमने यहाँ पे कपड़े डाल दिए, ठीक है, तो उनके पास मॉइस्चर कंटेंट है, पानी है, और जैसे ही ये सेंट्रीफ्यूग यानी कि जो भी ड्रायर है वो गोल गोल घूमना शुरू करता है, तो इन टुकड़ों पे, ये पानी के जो पार्टिकल्स हैं, इन पे फोर्स महसूस होता है बाहर की तरफ, और वो बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पे वो चैनल लगा होता है जहाँ से पानी निकल के ड्रेन आउट हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली मान लो तुम बस में बैठे हो, ये टॉप व्यू है, ये बच्चे बैठे हैं बस में, बच्चे बूढ़े नौजवान सब बैठे हैं, सब मिलजुल के, और ये बस ऐसे टर्न ले रही है, टॉप व्यू है ना, ऐसे टर्न ले रही है ये किसी सर्कुलर टर्न में। तो यहाँ पे बैठे हुए लोगों को एक फोर्स महसूस होता है इस तरफ, ऐसा लगता है कि बाहर भाग रहे हैं वो, है ना। तो वो डंडा पकड़ लेते हैं बस का ताकि बाहर ना जाए। तो ये फोर्स एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है। तो इनफैक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ नथिंग बट सूडो फोर्स जो हमने देखा था, जो एक स्पेशल टाइप का सूडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो तब पिक्चर में आता है जब सर्कुलर मोशन हो रहा होता है ना। और सूडो फोर्स कब पिक्चर में आता था? जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी चीज़ को देख रहे होते थे। तो जैसे इस इसको एनालाइज करें, जैसे कि ये बच्चा है, इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में या बस में बैठा है, बस ही सेंटर की तरफ एक्सीलरेट हो रही है v²/r से। तो इस पर जो सूडो फोर्स है, अगर इसमें बैठ के कोई देख रहा होगा, तो इस पर जो सूडो फोर्स है वो कितना लगेगा? mv²/r, है ना। याद करो वो दिन जब अपन ऐसे पढ़ते थे कि मान लो सपोज एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, दिस फ्रेम इज एक्सीलरेटिंग विथ एक्सीलरेशन a, और हमें इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब, ठीक है, उस पर विभिन्न जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो तो लग ही रहे हैं, उसके अलावा हमें यहाँ पे बैठ के इसके IPD बनाना है,
तो जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके अलावा एक उल्टे डायरेक्शन में एम भी जोड़ना पड़ता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जिस फ्रेम में रखा था वो खुद ही एसिलरेट हो रहा था, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में था। सिमिलरली ये बस जो है, ये बस भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि ये खुद एसिलरेट हो रही है। तो अगर बस में बैठ के बस के नज़रिए से देख के अगर अपन इसका एबीडी बनाएंगे तो इस बच्चे का एबीडी कैसा बनेगा? जो भी एसिलरेशन है इस बस का, कितना है एसिलरेशन? इस तरफ है सेंटर की तरफ v²/r, वो उल्टी दिशा में लगाना पड़ेगा, मास इनटू दैट एसिलरेशन, तो ये सूडो फोर्स होता है। तब इस पर्टिकुलर केस में ये v²/r है, तो इस पर्टिकुलर सूडो फोर्स को अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ भी यही सिचुएशन है कि अगर ये फ्रेम एसिलरेट हो रहा है, दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, अल्फा से एसिलरेट हो रहा है ये, मान लो सपोज, चलो कांस्टेंट भी है, अगर कांस्टेंट भी है अगर ओमेगा, तब भी एसिलरेट हो रहा है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में, ठीक है। लेकिन अब कोई यहीं बैठ गया इसके अंदर और उसने बोला कि अब मैं इसका एबीडी बनाऊंगा, तो वो कहाँ फोर्स लगाएगा? असलियत में इसका एसिलेशन किधर है? इस पार्टिकल का कोई बाहर से देख रहा होता तो सेंटर की तरफ, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हो, तो सेंटर की तरफ अगर उसका एसिलेशन है तो जब वो अंदर बैठ के इसका एबीडी बनाएगा तो इस वाटर पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा? mv²/r, एंड दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट सूडो फोर्स, और इसको हमको एग्जैक्टली वैसे ही देखना है जैसे सूडो फोर्स को देखते थे। तो एक फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन बनाओ कि लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है जो टाइड है किसी पॉइंट से स्ट्रिंग के थ्रू, और ये गोल घूम रहा है ओमेगा से, और कोई आदमी इसके ऊपर ही बैठ के इसको एनालाइज करे तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाएगा, है ना। ये जो मास है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया, क्यों? क्योंकि इसका एसिलेशन हो रहा है सेंटर की तरफ। तो अगर हमसे कोई पूछे कि बाहर से बैठ के कोई आदमी इसका एबीडी बनाए, लेट्स से पर्सन 1, तो पर्सन 1 के मुताबिक इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, है ना, m⍵², लेट्स से ये रेडियस r है इसकी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा होगा m⍵²r, यानी कि ये ऑब्जेक्ट एसिलरेट कर रहा होगा अंदर की साइड, दैट इज ω²r, ठीक है। तो इसका एसिलरेशन है, ये नॉन एसिलरेटिंग फ्रेम में बैठा है पर्सन 2, तो पर्सन 2 अगर इसका एबीडी बनाएगा उसको तो ये रेस्ट पे देखेगा, तो वो कहेगा ठीक है मैं इसका एबीडी बनाऊंगा, ये रस्सी का टेंशन लग गया इधर, और एक एडिशनल फोर्स जोड़ना पड़ेगा इसको, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एसिलरेशन, और वो कितना होगा? मास इनटू ω²r। अब इसको ये रेस्ट पे देख रहा होगा तो कहेगा नेट फोर्स 0 है, तो T इज इक्वल्स टू m⍵²r, ठीक है। तो इसमें लिखो when a body is rotating in a circular path, with uniform angular velocity, and an observer is also fixed to the object, then the observer then the observer is a non-inertial frame. Then the observer is a non-inertial frame. So to apply Newton's law in his frame, we have to consider a pseudo force. So this pseudo force
this pseudo force in case of circular motion in case of circular motion which is along the radial direction radial direction यानी कि रेडियली आउट. सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियली इन होता है, ये रेडियली आउट होता है. रेडियली आउट is called centrifugal force. Centrifugal force is called centrifugal force. ठीक है, तो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. लेट्स से पहले लिख लो इसको. ठीक है, तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं. लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है 3 मीटर और उससे 5 kg का ब्लॉक कनेक्टेड है. ठीक है, और ये घूम रही है लेट्स से 5 नहीं, कुछ 15 बोल लो. चलो 15 भी नहीं, 10 बोल लो. 10 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर स्पीड से. तो हमें बताना है कि टेंशन क्या होगी इसमें, रस्सी में. फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो बहुत आसानी से है इसका तरीका. हम जानते हैं कि अगर इनर्शियल फ्रेम के थ्रू इसका डायग्राम बनाया जाए तो सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम यानी कि बाहर खड़ा हुआ एक आदमी जिसको ये गोल गोल घूमती हुई दिख रही है. तो अगर कोई बाहर खड़ा है आदमी तो उसको इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन किस तरफ नज़र आएगा? उसको इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ नज़र आएगा. कोई दिक्कत नहीं. कितना होगा? जो कि ओमेगा स्क्वायर आर. ओमेगा है 10 स्क्वायर इंटू 3, सो दैट इज़ 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इतना एक्सीलरेशन नज़र आएगा इसको. और वो इसका एबीडी बनाएगा तो केवल एक ही फोर्स आएगा पिक्चर में, दैट इज़ टेंशन. ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ग्रेविटी कुछ नहीं है, स्पेस में है, ऐसा समझ लो. तो यहाँ से टेंशन किसके बराबर आएगा? टेंशन आएगा मास इंटू एक्सीलरेशन. सो मास इंटू एक्सीलरेशन. तो मास है इसका 5 kg और एक्सीलरेशन है 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कितना हो गया? 6000 नहीं सॉरी 1500. दिस टर्न्स आउट टू बी 1500 न्यूटन. तो यानी कि टेंशन कितनी आई इस रस्सी में? 1500 न्यूटन. अब इसी सेम चीज़ को नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं. तो लेट्स से जो चीटी है जो इसका एबीडी बना रही है वो इसी पार्टिकल पे बैठी हुई है. ठीक है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में. सो विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो अगर वो इसका एबीडी बनाने जाएगी चींटी, तो कौन कौन से फोर्स मार्क करेगी? एक तो टेंशन खींच रहा है इसको सेंटर की तरफ, तो टेंशन लगा देगी वो. और अब वो खुद ही एसिलरेटिंग फ्रेम में है, खुद ही एसिलरेट कर रही है, तो एक सूडो फोर्स लगेगा. वो सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा एसिलरेशन से. एसिलरेशन जिस दिशा में है उसके अपोजिट लगेगा वो सूडो फोर्स. और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? मास ऑफ दिस पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर. सो ओमेगा स्क्वायर आर. अब ये चीटी ने यहाँ पे बैठ के एबीडी बनाया है तो उसको तो ये नेट रेस्ट पे दिखाई दे रहा होगा. सो टी इज़ इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर. ऐसे लिख देगी वो. ये हो गया, बस काम ख़त्म है ना. नेट एक्सीलरेशन 0 दिख रहा होगा इसको, तो नेट फोर्स बैलेंस हो जाएगा. तो मास कितना है इसका? 5. ओमेगा स्क्वायर इज़ 10 स्क्वायर. सब कुछ ऐसा यूनिट में, तो सब कुछ ऐसा यूनिट में आ जाएगा. रेडियस है 3 मीटर. इसको सॉल्व करोगे तो अगेन 1500 न्यूटन आ जाएगा. तो ये तरीका अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई नॉन इनर्शियल फ्रेम है, फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसको तो नेट एक्सीलरेशन उसका 0 दिखेगा, बट एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. इसी सूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं. ठीक है, इनफैक्ट
पिछले कुछ क्वेश्चंस जो हमने इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व किए हैं, सेम क्वेश्चंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी सॉल्व किया जा सकता था। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तुमने एक और बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो ग्रेविटी फ्री स्पेस में तो कुछ एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती नहीं है, तो कैसे ग्रेविटी का माहौल इंड्यूस किया जा सकता है। तो देखो, मूवी थी इंटरस्टेलर, उसमें एक ऐसे उन्होंने स्पेस शटल बनाई थी जिसका नाम था एंड्योरेंस। तो उसका मैकेनिज़्म समझते हैं। तो उन्होंने क्या बनाया था, एक ऐसे कुछ ऐसे डिज़ाइन का स्पेस शटल था, ठीक है, और ये रोटेट करता था गोल गोल ऐसे कुछ। तो अब मान लो सपोज़ यहाँ पे कोई आदमी होगा, तो क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो जो आदमी यहाँ पे होगा उसको कहाँ धक्का सा महसूस हो रहा होगा, वो बाहर जाना चाहता होगा। यहाँ पे कोई दूसरा आदमी होगा, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की साइड लग रहा होगा। यहाँ पे कोई और होगा, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की साइड लग रहा होगा, ठीक है। तो ये ग्रेविटी का इफ़ेक्ट इंड्यूस हो गया यहाँ से कि इसके लिए ये ज़मीन है, इसके लिए ये ज़मीन है, इसके लिए ये ज़मीन है। जब गोल गोल घूम रहे होंगे ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो ये सब बाहर फिका रहे होंगे, ये सब बाहर फिका रहे होंगे, तो धरती पे इनको ऐसा लग रहा होगा कि ग्रेविटी खींच रही है। तो ऐसे इंड्यूस की ग्रेविटी स्पेस शटल में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो राइट डाउन अ क्वेश्चन, अ हेमिस्फेरिकल बॉल, a hemispherical ball of radius r is rotating about its axis about its axis about its axis of symmetry about its axis of symmetry, which is kept which is kept which is kept vertical which is kept vertical. So a small ball a small ball kept in the bowl rotates with the bowl without without slipping on its surface on its surface on its surface. So if the surface of the bowl is smooth is smooth and the angle and the angle and the angle made by the radius through the ball through the ball through the ball with the with vertical is alpha, then find the angular speed find the angular speed at which the ball is is rotating. Find the angular speed at which the ball is rotating. तो 1 मिनट ज़रा इसका इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करो, पढ़ के फिगर बनाने की कोशिश करो।
ठीक है, तो देखो वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं इसे और सिचुएशन को डिकोड करते हैं। तो हमारे पास क्या है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर। इतना पढ़ा और हमने एक हेमिस्फेरिकल बॉल बना दिया, ये बन गया। ठीक है, और रेडियस आर है इसकी, रेडियस इज आर, इज रोटेटिंग अबाउट its एक्सिस ऑफ सिमेट्री विच इज़ kept वर्टिकल। तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, मतलब ऐसी एक्सिस जिसके अबाउट ये एक जैसा हो, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है भाई। सो अ स्मॉल बॉल इज कैप्ड इन द बॉल, रोटेट्स विद द बॉल विदाउट स्लिपिंग ऑन इट्स सरफेस। तो क्लियरली अगर तुम यहाँ पे कोई दाना डाल दो और ये रोटेट कर रहा है, तो तुम अपने कॉमन सेंस से एक्सपीरियंस कर पाओगे कि वो यहाँ नहीं रहेगा, वो थोड़ा थोड़ा पहुँचते पहुँचते यहाँ कहीं पहुँच के गोल गोल घूम रहा होगा इसके साथ। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं भी है तब भी, क्यों, मिक्सर ग्राइंडर अगर तुमने चलाया हो, तो मिक्सर ग्राइंडर को जब तुम खोलते हो तो उसमें पूरा मसाला ऐसे कॉर्नर्स में पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। फ्रेम को एसिलरेट करा दिया तुमने और जो भी मसाला है वो एकदम कोने में पहुंच गया, लेकिन और ऊपर एक फिक्स्ड पोजीशन तक ही पहुंचेगा ये, ऐसा नहीं कि आउट निकल जाए। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी भी है इसके पास, है ना, एम भी एक्ट कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे पॉइंट पर ही बैलेंस हो रहा होगा जहाँ पर एम भी एक्ट कर रहा होगा। तो ऐसा उसने खुद ही बताया क्वेश्चन में, इतना नहीं भी सोच पाया अगर तुम कॉमन सेंस है तो भी बताया। सो इफ़ द सरफेस ऑफ द बॉल इज स्मूथ एंड द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द बॉल विद द वर्टिकल इज अल्फ़ा। मतलब ये बॉल है यहाँ पर और यहाँ से अगर अपन ने रेडियस वेक्टर बनाया, तो ये जो रेडियस वेक्टर है ये वर्टिकल के साथ अल्फ़ा एंगल बना रही है। हॉरिजॉन्टल नहीं बोला उसने, वर्टिकल बोला है, तो ये अल्फ़ा मार्क किया हमने। यहाँ पे ये बॉल है छोटी सी। ठीक है, सो फाइंड द एंगुलर स्पीड विद द बॉल विद विच द बॉल इज़ रोटेटिंग। तो जिससे बाउल ये रोटेट कर रहा है ओमेगा, वो फाइंड करना है हमें। हमने कहा चलो ठीक है। तो ये जो अपना मास है ये क्लियरली नॉन एसिलरेटिंग फ्रेम में है ना, क्योंकि ये जो हेमिस्फीयर है ये खुद एसिलरेट कर रहा है। तो बाहर से अगर देखेंगे तो कैसे सर्कल में मूव कर रहा होगा, कुछ इस सर्कल में मूव कर रहा होगा ये। तो अगर हम अंदर बैठ जाएं इस बाउल के और इसका एबिडी बनाना चाहें तो बिल्कुल बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा सेंटर की तरफ। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट से। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लग गया, इसको एन बोल देते हैं। ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा, वेट दैट इज़ एम जी। और क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है, इसका एसिलरेशन इस दिशा में, समझना इस बात को, इसका एसिलरेशन इस दिशा में सेंटर की तरफ। और उस सेंट्रीपिटल एसिलरेशन की वैल्यू है एम एम नहीं सॉरी वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। तो अब आर इस चीज़ की रेडियस लेनी है क्योंकि ये इस सर्कल में घूम रहा है, हम पूरे हेमिस्फीयर पे थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो इसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो इसके सर्कुलर मोशन में ये वाला रेडियस आएगा, है ना। तो उस स्मॉल आर को कैसे लिखें, कोई बात नहीं, आर के टर्म्स में लिख देते हैं, कैपिटल आर के टर्म्स में। ये एंगल अल्फ़ा है, ये आर है, तो स्मॉल आर कितना होगा, स्मॉल आर होगा आर साइन अल्फ़ा। देख लो अपने अपने नज़रिए से, परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन कंपोनेंट होता है, तो आर साइन अल्फ़ा। सो ए सी वॉज नथिंग बट वी स्क्वायर बाय आर साइन अल्फ़ा। अच्छा, अब ये वी कहाँ से निकालें, वी तो माना हमने कि इसकी स्पीड वी है। तो अब इसको ज़रा सा अपन यहाँ बना लेते हैं कि हॉच पॉच ना हो। इसके सर्कुलर मोशन को मैं यहाँ बना ले रहा हूँ। टॉप से ये ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ये मास है, यहाँ पे ये इसका सेंटर है, और ये रेडियस आ चुकी है। कितनी है ये रेडियस, आर साइन अल्फ़ा, और इसकी स्पीड को वी माना है। ठीक है, इनटू द प्लेन हो गई यहाँ पे स्पीड इसकी, जो वी माना है हमने। तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है ना, ये जो पॉइंट है सर्कल, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो वी को क्या लिख पाएंगे अपन, वी इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू रेडियस। और रेडियस क्या है सर्कल की,
आर साइन अल्फ़ा। तो वी कैन सब्सटीट्यूट यहाँ वी स्क्वायर की जगह ओमेगा इंटू आर साइन अल्फ़ा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर साइन अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एक आर से एक आर कट जाए तो ऊपर आर बचेगा और साइन अल्फ़ा बचेगा। तो ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फ़ा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्टली भी लिख सकते थे हम, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो बिल्कुल डायरेक्टली भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा पता है और हमें एसिलरेशन लिखना है इस पॉइंट का। ओमेगा स्क्वायर आर से डायरेक्टली भी लिख सकते थे। आर क्या है? आर आर साइन अल्फ़ा है। ठीक है, तो एसिलरेशन इसका कितना हुआ? बैक टू द पॉइंट, एसिलरेशन ये आ गया इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के ये इसका एबिलिटी बना रहा है, तो एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। किस दिशा में? एसिलरेशन वाली दिशा से अपोजिट दिशा में, यानी कि सूडो फोर्स लगेगा इस दिशा में। इसका मैग्नीट्यूड होगा एफ पी एम इंटू ए सी, ना, मास ऑफ दिस बॉल मल्टीप्लाइड बाय एसिलरेशन ऑफ दैट बॉल। तो एसिलरेशन ऑफ दैट बॉल इज़ नथिंग बट सेंटर की डायरेक्शन में ए सी, इसलिए एम इंटू ए सी। तो अब उठा के हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इस आदमी को, ये जो यहाँ बैठा है, इसको ये रेस्ट पे दिख रहा होगा क्योंकि ये भी घूम रहा है उसके साथ। सो नेट फोर्स बैलेंस करना है जस्ट। तो एम जी नीचे लगा, नॉर्मल इधर लगा और एम ए सी इधर लगा, जिसमें से ए सी की वैल्यू ये है। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फ़ा। अब ये फोर्स बैलेंस करने, तो बेस्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन यही लग रहा है क्योंकि दो ऑलरेडी रिजॉल्व हैं उसके अलावा, और ये वाला एंगल अल्फ़ा है, आगे चल के ये अल्फ़ा हुआ तो ये भी अल्फ़ा होगा। ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एन को रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आया एन कॉस अल्फ़ा और यहाँ से आया एन साइन अल्फ़ा। तो ऊपर वाले फोर्सेस नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस कर रहे होंगे। तो एक इक्वेशन बनी एन कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एम जी, और लेफ़्ट वाले फोर्सेस राइट वाले फोर्सेस को बैलेंस कर रहे होंगे। तो एन साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कट, साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कट गया। अब इस एन को एलिमिनेट करना है ना, एन को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी अल्फ़ा के टर्म्स में। तो यहाँ से उठा के एन इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर इधर सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्या मिलेगा? मिलेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एम जी। तो एम से एम कट गया, एम भी हमने क्वेश्चन में आना था, कोई दिया तो था नहीं, तो कट गया। बहुत अच्छी बात है, कट नहीं था। तो ओमेगा स्क्वायर इज़ नथिंग बट जी बाय आर कॉस अल्फ़ा। तो ओमेगा इज़ नथिंग बट अंडर रूट ऑफ जी बाय आर कॉस अल्फ़ा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से किया हमने सॉल्व। इनर्शियल फ्रेम से भी कर सकते हैं, तब भी यही आंसर आता, लेकिन इससे थोड़ा सा इजी टू सॉल्व हो गया, फटाफट रिजॉल्व हो गया। नोट करो इसको। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक रॉड है, ठीक है, जिससे एक वर्टिकल रॉड है, उससे एक हॉरिजॉन्टल रॉड कनेक्टेड है। मतलब कि एक वर्टिकल पोल है
उससे एक हॉरिजॉन्टल रॉड कनेक्टेड है, ठीक है। और ये वर्टिकल पोल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है गोल गोल, ठीक है। इस ओवरहैंग जो हॉरिजॉन्टल रॉड है उसकी लेंथ है L और उस पे एक रिंग फंसी हुई है। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर ये गोल गोल घूमेगा, तुम अपने एक्सपीरियंस से समझ पा रहे होगे कि अगर ये पोल ओमेगा से गोल गोल घूमेगा तो ये रिंग कहाँ जाएगी, रिंग बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। सो सिचुएशन लिखो, अ रिंग which can slide along the rod the rod is capped at midpoint of smooth rod of length L, smooth rod of length L, ठीक है। then the rod is rotated then the rod is rotated with constant angular velocity omega about vertical axis passing through its one end. So find speed of ring find speed of ring when it just leaves the rod तो इस क्वेश्चन को एब्जॉर्ब करो और सोचो क्या करेंगे, क्या क्या परेशानी आ सकती है इनको सॉल्व करने में, सोचो। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक रिंग है जो स्लाइड हो सकती है ना, और उसको शुरुआत में मिड पॉइंट पे रखा है रॉड के, यहाँ पे है वो, ठीक है। देन द रॉड इज रोटेटेड विथ कांस्टेंट ओमेगा अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन इट जस्ट लीव्स द रॉड। तो वो चलते चलते यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ, ऐसे 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 इस कॉर्नर पे आएगी, तब हमको उसकी स्पीड बतानी है कि कितनी स्पीड होगी। तो अब डिलेमा ये है यहाँ पर कि जैसे शुरुआत में तो मिड पॉइंट पे है ना, तो हम इस पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा m⍵² L/2, ठीक है, जब मिड पॉइंट पर रहता है ना। जब थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो L चेंज हो जाएगा, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चेंज हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन है वेरिएबल फोर्स का। यहाँ पे इस पर कुछ और फोर्स लग रहा है, यहाँ इस पर कुछ और फोर्स लग रहा है, यहाँ कुछ और फोर्स है, यहाँ कुछ और फोर्स। तो जब ऐसे वेरिएबल फोर्स का सिचुएशन आ गई हमारे सामने, तब हमें इंटीग्रेशन फ्रेम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फिर वेरिएबल फोर्स है यानी कि वेरिएबल एक्सीलरेशन है ये, तो फिर हम वो यूज़ नहीं कर सकते कोई भी इक्वेशन v = u+at, मतलब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो ये नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा? या ये v² - u² = 2as बिकॉज एक्सीलरेशन इज़ नॉट कांस्टेंट हियर, तो ये नहीं लगा सकते हम, इस वजह से हमें इंटीग्रेशन फ्रेम करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ वेरिएबल फोर्स। तो हमने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे हम इसका एफबीडी बनाते हैं। लेट्स से कभी रैंडम पोजीशन पर एक वेरिएबल डिस्टेंस x पर पहुँच गई ये रिंग, ठीक, x दूरी पर है, और इस मोमेंट पे हम इसका एफबीडी बनाएंगे। तो कहाँ खड़े हो जाएं अपन? इस रॉड पे ही खड़े हो जाते हैं। तो ये रॉड गोल गोल घूम रही है ओमेगा से, तो अगर इस रिंग का एफबीडी बनाएंगे तो किस तरफ फोर्स लगेगा? एक्सीलरेशन असल में इस तरफ है ना, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है। तो इसका मतलब उससे अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। लेट्स से रिंग का मास m है,
सो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इतना फोर्स लगेगा इस पर। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस रिंग। ठीक है। अच्छा, ये एक रैंडम पोजीशन है एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगा ये भी समझ लेते हैं। एक्स विल वेरी फ्रॉम L/2 से शुरू हो रहा है, L/2 से, और यहाँ तक पहुँच के ही बता, इसी पोजीशन पे बतानी है हमको इसकी स्पीड, तो यहाँ L तक पहुँचेगा ये। ठीक है। सो दिस इज़ द नेट फोर्स, एंड इसका जो एक्सीलरेशन है अब इसके नज़रिए से, नॉन इनर्शियल फ्रेम के नज़रिए से, वो उसी नेट फोर्स के अलाउंग होगा। लेट्स से उस एक्सीलरेशन को A बोल देते हैं। सो मास इनटू एक्सीलरेशन विल बी m ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो m से m कट गया, सो एक्सीलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर एक्स, बट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग v कि उसकी स्पीड कितनी होगी। सो एक्सीलरेशन को हम डिफरेंशियल टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं dv/dt। लेकिन अब टाइम का तो कुछ अच्छा अता पता नहीं है। क्यों नहीं अता पता? तो डिस्टेंस के टर्म्स में लिखना है अपन को, तो अपन को डिस्प्लेसमेंट लाना पड़ेगा, टाइम हटाना पड़ेगा। सो याद करो वो दिन, dv/dt लिखते हैं हम एक्सीलरेशन को, या ऐसा भी कर सकते हैं कि ds/ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो ds/dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अगर, तो ds/dt v हो जाता है। सो दिस इज़ v dv/ds, है ना। तो हम एक्सीलरेशन को dv/dt की बजाय यहाँ पे लिख देते हैं v dv/ds। अब s अपना x है यहाँ पर, तो dx लिखना पड़ेगा, x माना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाले डायरेक्शन को हमने। ठीक है। तो इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुका है। कौन कौन वेरिएबल है यहाँ पर? यहाँ पर वेरिएबल v है और वेरिएबल x है। इनको सेपरेट करो, वेरिएबल्स को एक तरफ लेके जाओ, एक जैसे वेरिएबल को। सो v dv इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है। और इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट किया हमने। तो जब शुरू कहाँ से हो रहा है? L/2 से। तो L/2 पर जब था ये, तब स्पीड कितनी थी? 0, रेस्ट पे था। और जब कैपिटल L पे पहुँच जाएगा तो वहीं पे तो हमको स्पीड चाहिए, वही स्पीड चाहिए हमें। ठीक है। तो लिमिट हो गई इसकी 0 से लेके v तक। जब L पे पहुँच गया तो इसकी स्पीड v हो गई, वही v निकालना है हमें। इसको सॉल्व करते हैं। तो v dv का इंटीग्रेशन कैसे होगा? v²/2, और लिमिट्स लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके v तक। और ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है जो ये पोल घूम रहा है जिससे। सो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, और x dx का इंटीग्रेशन विल बी x²/2, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम L/2 से लेके L। अब सब्स्टिट्यूट किया फाइनली, तो पहले v सब्स्टिट्यूट किया तो v²/2 आएगा, माइनस फिर 0 आएगा, तो इफ़ेक्टिवली ये v²/2 ही बनेगा। फिर इधर इस 2 को बाहर भी ले सकते हैं ना, केवल x वेरिएबल है तो उसी में लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो v²/2 बाहर आ गया। अब x में सबसे पहले l रखो, तो L², फिर माइनस x में फिर L/2 रखो, तो L/2 का होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व किया तो 2 से 2 कट गया। सो v² इज़ टर्निंग आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर, L² कॉमन, तो यहाँ से 1 आया और यहाँ से 1/4 आया, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। सो दिस इज़ ओमेगा स्क्वायर L² 3/4। सो जो v² है वो आया है ओमेगा स्क्वायर L² 3/4। तो स्पीड कितनी आएगी उसकी रेडियली आउटवर्ड? v विल बी √3/2 ओमेगा इंटू L। ये आ जाएगी उसकी रेडियली आउटवर्ड स्पीड। अच्छा, अभी क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ज़रा समझते हैं अपन कि उसने पूछा क्या था। उसने पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन इट जस्ट लीव्स आउट ऑफ द रॉड। तो जब ये रॉड से लीव कर रहा होगा, देखना इतने बड़े सर्कल में उस मोमेंट पर होगा ये। ठीक है। तो ये जो हमने रेडियली आउटवर्ड स्पीड निकाली है, इसकी तो वैल्यू निकल के आ गई, लेकिन इसके पास एक टेंजेंशियल स्पीड भी होगी, उसको वी बोल देते हैं, है ना। वी स्पीड क्यों होगी? क्योंकि वो गोल गोल भी तो घूम रहा है, तो एक टेंजेंशियल स्पीड भी होगी। तो अगर कायदे से देखा जाए टॉप व्यू, तो जब वो उस सबसे बड़े सर्कल पे होगा और बाहर निकल रहा होगा, तो उसके पास एक रेडियली आउटवर्ड स्पीड होगी जो ये वी निकाली है हमने, और एक टेंजेंशियल स्पीड भी होगी। ठीक
ठीक है, टेंजेंशियल स्पीड कैसे निकल के आएगी, ओमेगा इंटू एल, सो दैट विल बी ओमेगा इंटू एल, क्योंकि ये एल की रेडियस में घूम रहा होगा उस टाइम। सो जो नेट स्पीड है उसकी, नेट स्पीड वो इस डायरेक्शन में होगी, दिस इज़ वी नेट, इस तरीके से निकलेगा वो। सो वी नेट विल बी वी टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट, ये फाइनल आंसर है। सो वी टी यानी कि ओमेगा एल, सो ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो ये हो गया 3/4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का अंडर रूट। ये वी यहाँ से उठा के मैंने स्क्वायर कर दिया इसका, ठीक है। तो ओमेगा एल, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन निकल आएगा दोनों से, और रूट के बाहर निकल के वो ओमेगा एल बन जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ से 1 और यहाँ से 3/4, सो दिस इज़ 7/4। तो रूट के अंदर 7/4 है, तो रूट 7/√4 दैट विल बी 2 इंटू ओमेगा एल, ये नेट स्पीड हो जाएगी। तो इतनी स्पीड से ये निकलेगा, दिस इज़ द फाइनल आंसर। एब्जॉर्ब करो इसको और पूछो क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। मतलब ये इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड टॉपिक है, एंड इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है इफ़ेक्ट ऑफ रोटेशन, इफ़ेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑफ अर्थ ऑन apparent weight, ऑन apparent weight। इसको बहुत ही आसानी से अपन समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर वाली लाइन है, यहाँ पर कहीं पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, यहाँ पर कहीं पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होगा, यहाँ पे पोल्स होंगे, ठीक है। मान लो सपोज़ एक कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, तो वो बाहर क्यों नहीं फेंका जाता, अर्थ तो गोल गोल घूम रही है ना। तो बाहर इसलिए नहीं फेंका जाता क्योंकि उसको अर्थ अपनी तरफ एम से खींच रही है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और एक ये खुद भी एक सर्कुलर मोशन में होगा, ये पार्टिकल या आदमी या पहाड़ या कुछ भी, तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा अगर अर्थ के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो, है ना। सो दैट विल बी एम ओमेगा स्क्वायर, जो भी इसका रेडियस है इक्वेटर पे वो अर्थ के रेडियस के बराबर ही होगा, ठीक है। तो एम ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल आर बोल देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो एम जी के इफ़ेक्ट को ये कम कर रहा है, बात समझ में आ रही है। एम जी जो लग रहा है, हमें अर्थ हमारे ग्रेविटेशनल पुल से जो खींच रही है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ा सा कम कर रहा है, ठीक है। तो यही कह रहा था कि इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन अपरेंट वेट। तो ये तो हमने इक्वेटर वाला सीन ले लिया, कहीं रैंडम सीन लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एम जी किस तरफ लग रहा होगा, एम जी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा होगा, तो ये लग गया एम जी, ठीक है। सरफेस यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी दे रहा होगा, तो नॉर्मल भी मार्क करो। यहाँ पे नॉर्मल किधर लग रहा होगा, इस तरफ, और लेट्स से ये वाला जो एंगल है ये फाई है ना, कुछ रैंडम वर्टिकल के साथ फाई एंगल पर ये। और कैसे सर्कुलर मोशन में होगा ये वाला पार्टिकल, अर्थ को भूल जाओ, केवल उस पार्टिकल पे फोकस करो, तो वो कुछ इस टाइप के सर्कुलर मोशन में होगा, है ना। और लेट्स से उस सर्कल की रेडियस आर है, तो अगर अर्थ के रेफरेंस से देखें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, कितना लगेगा वो, एम ओमेगा स्क्वायर आर, अगर इसकी रेडियस आर है तो। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है, दिस थिंग, दिस इज़ कैपिटल आर, लेट्स से अर्थ की रेडियस आर है, तो ये क्या होगा, इस ट्राइंगल में देखो ये आर है, ये फाई एंगल है, तो ये इसका साइन कंपोनेंट होगा। सो आर इज़ नथिंग बट आर साइन अल्फ़ा, ठीक है।
तो हम इसके FBD को अच्छे से बना दें ताकि हौच पौच ना हो, इधर बना लेते हैं। सो mg इधर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r की वैल्यू हो चुकी है r साइन अल्फ़ा, वो इधर लग रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो नॉर्मल निकल के आएगा वो अपेरेंट वेट देता है। असल में जो नॉर्मल हम जब खड़े होते हैं किसी भी वेइंग मशीन पे, तो वो हमारा ट्रू वेट नहीं देता, वो तो नॉर्मल रिएक्शन जो भी लग रहा है वो देता है। तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी द अपेरेंट वेट। तो हमें इस फोर्स को, इन सिस्टम ऑफ फोर्सेस को बैलेंस करा के नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमने किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बनाया है? अर्थ पे बैठे हुए आदमी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो अर्थ पे बैठे हुए आदमी को ये रेस्ट पे दिख रहा होगा, यानी कि नेट फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें? कौन सी एक्सिस लें? ये वाली एक्सिस तो दोनों परपेंडिकुलर हैं ही, तो ये वाली ले लेते हैं एक और ना। वैसे ये भी ऐसी भी ले सकते हैं और ऐसी भी ले सकते हैं, बट उस केस में mg और n दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ज़्यादा कम मेहनत का वाला तरीका यही लग रहा है कि यही वाली एक्सिस को x एक्सिस मान लेते हैं और इससे परपेंडिकुलर वाली एक्सिस को y एक्सिस मान लेते हैं। अब हमने फाई एंगल इसे बोला है ना। सो फाई एंगल अगर इसे बोला है तो यहाँ से वर्टिकल खींच दो, इसको फाई बोला है। सो दिस इज़ फाई एंड दिस इज़ 90, सो दिस इज़ 90 माइनस फाइव, दिस इज़ 90 माइनस फाइव, तो यहाँ से भी वर्टिकल खींच दो। तो दिस इज़ 90 माइनस फाइव, दिस इज़ 90 माइनस फाइव, तो दिस इज़ फाइव ना। खुद से जजमेंट करते हैं तो समझ में आ जाएगा तुम्हें कि ये फाई एंगल है। अब किसको रिजॉल्व करना है? इसको। ये रेफरेंस लाइंस मिटा देते हैं, बस ऐसे ही बनाई थी वो तो एंगल देखने के लिए। तो रिजॉल्व किया, एक इधर आ गया, क्या हो गया? जो जो हो गया m ओमेगा स्क्वायर r साइन अल्फ़ा। तो m ओमेगा स्क्वायर r साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा कहाँ से आ गया ये? अच्छा, मैंने यहाँ फाई होना चाहिए ना, ये फाई। तो साइन फाई और उसका भी कॉस कंपोनेंट, तो एक कॉस भी आ जाएगा यहाँ पे, कॉस फाई, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास m ओमेगा स्क्वायर r साइन फाई और साइन फाई। ठीक है, तो इसको और इसको आपस में ये बैलेंस हो रहे होंगे, है ना। और इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा? इसको बैलेंस फ्रिक्शन कर रहा होगा। फ्रिक्शन क्यों बैलेंस कर रहा होगा? क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में, नहीं तो मान लो सपोज तुम खड़े हो कहीं पे, तो ऐसा थोड़ी एक तरफ खींचे चले जाते हो, खड़े रहते हो ना, तो फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा इसको। सो अगर नेट बैलेंस हो रहा है तो इस तरीके से बैलेंस हो गया। सो एम जी विल बी नॉर्मल प्लस दिस थिंग, सो एम जी विल बी नॉर्मल प्लस एम एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फ़ा इज साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा बोल रहा हूँ बार बार, फाई। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई यहाँ से एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो दिस इज़ द अपेरेंट वेट। तो वो जो रियल वैल्यू है एम जी की, उससे कुछ कम प्रतीत होता है, क्योंकि बाहर की साइड हमें फोर्स महसूस हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस वजह से। अब इसका एस्टिमेशन करते हैं कि भाई ये कितना कम होता है। तो देखो ओमेगा कैसे, ओमेगा क्या है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की, जिससे वो गोल गोल घूम रही है। तो ओमेगा 2 पाई रेडियंस घूम के आती है कितने घंटे में? 24 घंटे में। ठीक है, सो ओमेगा इज 2 पाई अपॉन 24 आवर्स। तो अब इस आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट के लिए। सो ओमेगा की वैल्यू कितनी कम आती है? देखो 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600, और उसका भी यहाँ पे स्क्वायर लेना है ना।
तो जब इतनी छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर लेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी. सो दिस इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. ठीक है, तो पढ़ क्यों रहे हैं? ऐसे ही मतलब मज़े के लिए, मज़ा आता है ये सब पढ़ने में. ठीक है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. मतलब ऐसा मत सोचना कि जो बचपन में मतलब कि कुछ एक दो चैप्टर्स पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ऐसे लगा देते हैं mg और नॉर्मल लगा देते थे. तो अब सवाल करते टाइम इतना मत चौकस हो जाना कि यार वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो लगाओ यहाँ पे जो पढ़ा था. तो वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है इनके कंपैरेटिवली, है ना, नेग्लिजिबल होता है इसलिए नहीं लगाते उसको. लेकिन अगर वो कुछ ऐसी सिचुएशन दे दे, है ना, कि ओमेगा कंसीडरेबल हो जाए, सिग्निफिकेंट हो जाए, तब फिर अपन को ये कंसीडर करना पड़ेगा. तो वो ऑन द स्पॉट सिचुएशन के मुताबिक ही देखेंगे अपन. अभी तो जस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स को अपन अप्रिशिएट कर पाएँ इसलिए ये पढ़ रहे हैं. अच्छा, एक और क्या, फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर देता है. सो लिख दो एक पॉइंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is balanced by friction. तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा है. दिस इज m ओमेगा स्क्वायर r sin अल्फा cos अल्फा. सो दिस विल बी m ओमेगा स्क्वायर r sin अल्फा cos अल्फा. ऐसे अपन फ्रिक्शन की वैल्यू लिख देंगे. जब पर्टिकुलरली अगर इक्वेटर पे बात की जाए, एट इक्वेटर दिस फाई एंगल विल बी 90 डिग्री, है ना. ये फाई एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. तो उस सिचुएशन में कॉस फाई 0 हो जाएगा और साइन फाई 1 हो जाएगा. ठीक है. सो अच्छा, ये मैंने फिर से अल्फ़ा लिख दिया, ये फाई है. सो एट इक्वेटर फाई विल बी 90 डिग्री, है ना. एंड एट पोल फाई विल बी 0 डिग्री. ठीक है. अच्छा, एक मिसकंसेप्शन दिमाग में आ सकता है. असल में ग्रेविटी थ्रू आउट अर्थ कॉन्स्टेंट नहीं होती. एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होती है. तो उसका ये रीज़न नहीं है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग अलग लग रहा है इक्वेटर पे और ये तो नेग्लिजिबल है, इसका कंसिडरेशन होता ही नहीं है. असल में शेप ऑफ अर्थ ऐसा है, चपटा है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है. तो जो परफेक्ट स्फीयर दिख रहा है दैट इज़ नॉट ट्रू शेप ऑफ द अर्थ. तो ये आउट ऑफ टॉपिक है बट हाँ फिर भी ये जो मैंने बनाया है ये एड्रप्ट शेप, ये ऑलमोस्ट ट्रू शेप होता है अर्थ का. अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है. तो असल में अब जैसे ट्रू शेप को पकड़ो तुम यहाँ से. सो जी हमें बाद में पता चलेगा दैट वाज नथिंग बट जी, जो एम जी है वो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है. ऐसे लिखते हैं अपन वेट. वो वेट को कहाँ से आया, क्या उत्पत्ति है उसकी, तो ये तो अपन ने मास इंटू एसिलरेशन लिखा है. नेट फोर्स तो वो ग्रेविटेशनल लॉ से लिखते हैं, G/m/r². ठीक है. सो m से m कट जाता है और g की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए G/m/r² आ जाती है. तो लेट्स से हम दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, एक इक्वेटर पे और एक पोल पे. सो लेट्स से दिस इज रेडियस एट इक्वेटर and this is radius at pole. So clearly we can see that radius at equator is greater than radius at pole. तो जो ग्रेविटी है that is inversely proportional to r². मतलब जहाँ पर r ज़्यादा होगा वहाँ पर g कम होगा. So gravity at pole is greater than gravity at equator. और ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, मतलब कि सिग्निफिकेंट यानी कि सोना वगैरह तोल रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी पोल पर और इक्वेटर पर.
इतना सिग्निफिकेंट दिक्कत हो जाएगी। इंसान के मास में कोई दिक्कत नहीं होगी, 1-8 किलो का फ़र्क आएगा ना। 1 किलो के फ़र्क में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई किसी का मास 50 किलो है और किसी का कहीं 49 दे दे उसका ही कोई सा स्केल उसको, तो उसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लो सपोज़ तुम 1 तोला सोना खरीदने जा रहे हो 10 ग्राम और वो 9 ग्राम दे दे, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अगर हमें 16, मान लो कि सपोज़ मैं सोने का व्यापारी हूँ, तो मैं पता है क्या करूँगा, मैं ऐसी जगह से जाके ख़रीदूँगा जहाँ पे हल्का तुल रहा हो और वहाँ पे जाके बेच दूँगा जहाँ पे भारी तुल रहा हो। तो मैं इक्वेटर पे ख़रीदूँगा और पोल पे जाके बेचूँगा, तो मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है, ये सब काम नहीं करना है अब, क्योंकि अब तराजू से नहीं तोला जाता। अब तो वो वेइंग मशीन आ गई है जो कैंसिल कर देती है। इनफैक्ट तराजू से तोलने वाले जो मशीन होती है वो परफेक्ट वेट देती है। जैसे तुम्हें एक और मैं बात बताऊंगा। मान लो सपोज़ तुम्हारे पास एक बीम बैलेंस है, ठीक है, तो लेट्स से तुम उसको मून पर ले गए, तो मून पे तो जी की वैल्यू अलग है, तो इस तरफ जो पड़ रहा होगा उस पर वेट ऐसा वेट लगेगा m इंटू जी डैश। लेट्स से जी डैश वैल्यू है। दूसरे पड़ले पे जो नोन वेट होगा, लेट्स से 1 किलो तोल रहे हो तुम, सो 1 इंटू जी डैश। तो जब ये दोनों टॉर्क बैलेंस होता है यहाँ पर, तो एम जी डैश इंटू एल इज इक्वल्स टू 1 जी डैश इंटू एल। तो यहाँ से एल से एल कट जाता है, सो जी सॉरी एल से एल और जी से जी डैश कट जाता है, तो एम की वैल्यू 1 आ जाती है। जितना मास यहाँ पर उतना मास ही यहाँ पे एग्जैक्ट आ जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की वैल्यू ऑफ जी क्या है ना। तो अगर मान लो मेरे पास बीम बैलेंस है और उससे मैं तोल रहा हूँ, पोल पे चाहे इक्वेटर पे चाहे मून पे चाहे सैटर्न पे, बराबर मास आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने ऊपर वाली सिचुएशन बताई, वो आज की सिचुएशन के मुताबिक, जो तुम जाते हो ना सुनार की दुकान पे, नहीं जाते होगे वैसे तो, लेकिन मान लो कभी जाओगे, तो वो एक वेइंग मशीन लगी रहती है। अब बहुत छोटी थी और इसमें एक पेन रखा रहता है, उसमें वो सोना डाल के यहाँ पे रीडिंग आती है। तब असल में वो अब जी को जी से कैंसिल नहीं कर रहा, वो बीम बैलेंस नहीं है, वो तो नॉर्मल रिएक्शन नाप रहा है। तो वो बीम बैलेंस, अगर वो इलेक्ट्रिक बैलेंस उठा के तुम पोल पे लेके जाओ तो कुछ और रीडिंग आएगी, इक्वेटर पे लेके जाओ तो कुछ और रीडिंग आएगी, मून पे लेके जाओ तो कुछ और रीडिंग आएगी, सन पे लेके जाओ तो कुछ और रीडिंग आएगी। लेकिन अगर बीम बैलेंस लेके जाओ दुनिया में कहीं पे भी, तो सेम रीडिंग आएगी, क्योंकि जी का इफेक्ट कैंसिल हो जा रहा है ना। अब ये ऐसा मत बोलना कि यहाँ पे जी कुछ और था और इस पल्ले पे जी कुछ और है। इतने से 1 आध मीटर का भी नहीं होता ये, इतने से कहीं दुनिया में फ़र्क नहीं पड़ता जी पे। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आइडिया। सो होमवर्क नोट करते हैं। लास्ट क्लास में क्या एक्सरसाइज में पहुंच गए थे? एक्सरसाइज में पहुंच गए थे, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे अब। एक्सरसाइजेस में जाना और ऑब्जेक्टिव तो असर्शन और रीजन दिए थे पिछली बार। असर्शन, रीजन और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव भी दिए थे। देखो ये लिखा है। अब सब्जेक्टिव पे आ जाओ। अगर ये नहीं किए तो ये करो, और फिर उसको करने के बाद भी सब्जेक्टिव भी करो। तो लेवल 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो दीज आर 13 क्वेश्चंस। इनको सॉल्व करने में तुम 1 घंटा अपना लगाना, 1 घंटे में हो जाएंगे ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, कल की क्लास में जो तुम्हारा होगा वो प्रैक्टिस सेशन होगा, तो उसको एकदम एकदम अपना फीडबैक लेना, मतलब कि कैसे सवाल आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अटेम्प्ट करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर।